हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सब। आई होप सब ठीक होंगे, अच्छे होंगे, तंदुरुस्त होंगे। लास्ट वाली क्लास के अंदर हमने बात की थी आयोनाइजेशन एंथैल्पी, हम पढ़ चुके हैं 10th क्लास के अंदर, ठीक है। खासकर उन बच्चों के लिए जो बच्चे एनटीएससी में, ठीक है। आज जो नया टॉपिक मैं जो स्टार्ट करने वाला हूँ वो अपने पास में है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। क्या नाम है इसका? वैसे इसका नाम है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। होती क्या है, कैसे वर्क करती है, किस पे डिपेंड करती है, वो मैं बताता हूँ। सर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होती है? बोल किसी भी आइसोलेटेड गैसियस एटम, ये कोई गैसियस एटम है, कैसा? तो सर किसी भी आइसोलेटेड गैसियस एटम क्या करता है, जब एक इलेक्ट्रॉन, एक मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या करता है सर, गेन करता है, ठीक है। अपने आप को चेंज कर लेता है किसके अंदर, गैसियस आयन में। तो उस दौरान जो एनर्जी रिलीज होती है ना, जो एनर्जी क्या होती है, रिलीज होती है, उस रिलीज एनर्जी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। मतलब किसी भी गैसियस आइसोलेटेड एटम जब एक इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो इलेक्ट्रॉन ड्यूरिंग द गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड एनर्जी क्या कहलाती है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कहलाती है। समझ गए मेरी बात को? तो आई होप चीजें यहां तक क्लियर हो गई होंगी आपको। अब ये कहता है कि सर यहाँ पर टर्म डिपेंड करता है कि सर अलग अलग चीजों को लेकर के अलग अलग काम करना पड़ेगा अपने को, तो कुछ चीजें यहाँ पर डिपेंड करती है। तो यहाँ कहता है कि सर यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जो गेन एंथैल्पी है ना, वो जनरली 3 चीजों पे क्या करती है सर, डिपेंड करती है, ठीक है। जो मैं आपको यहाँ फैक्टर में पढ़ाऊंगा, बोलिए इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो है वो 3 चीजों पे डिपेंड करती है। पहला साइज ऑफ एटम पे डिपेंड करता है, दूसरा न्यूक्लियर चार्ज पे डिपेंड करता है, तीसरा थर्ड जो है वो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे, ठीक है। मैंने क्या कहा, जब कोई भी आइसोलेटेड गैसेस एटम एक इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो उस दौरान जो एनर्जी रिलीज होती है उस रिलीज एनर्जी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। और ये इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी किसी भी एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू डिपेंड करती है उस एटम की साइज के ऊपर, उस एटम का न्यूक्लियर चार्ज के ऊपर और उसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे डिपेंड करती है क्या क्या, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। समझे मेरी बात को? अब हम एक एक चीजें मैं आपको यहाँ पर बताता चलता हूँ। फैक्टर फैक्टरिंग के अंदर क्या क्या इसके फैक्टर हैं, किस तरीके से वर्क करते हैं। तो हम जो बात करने वाले हैं इस इलेक्ट्रॉनिक गेन एंथैल्पी के फैक्टर के बारे में, तो पहले मैं फैक्टर समझाता हूँ, एक एक करके समझते जाना। तो आई होप डिफाइन तो आपको समझ में आ गई होगी। अब मैं बात करता हूँ इसके फैक्टर अफेक्टिंग को लेकर के। तो सर फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पे ऐसे कौन से फैक्टर हैं जो उसको क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं? तो उसमें सबसे पहला अपने पास में है न्यूक्लियर चार्ज। सबसे पहला क्या है, न्यूक्लियर चार्ज है। तो ये कहता है कि सर न्यूक्लियर, किसी भी एटम की न्यूक्लियर चार्ज की वैल्यू के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इसका मतलब किसी भी एटम का न्यूक्लियर चार्ज जितना ज्यादा होगा उसके अंदर अट्रैक्शन भी उतना ही क्या होगा सर, ज्यादा होगा, ठीक है। मतलब क्या कह रहा है कि अगर सर किसी भी एलिमेंट के अंदर अगर न्यूक्लियर चार्ज जितना ज्यादा होता है उसमें अट्रैक्शन भी उतना ही क्या होगा सर, ज्यादा होगा। और इंट्रैक्शन अगर ज्यादा होगा तो कॉमन सी बात है कि वहां पर जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का वैल्यू है वो भी क्या होगा सर, मोर नेगेटिव होगा। क्या होगा, मोर नेगेटिव होगा। मतलब कोई भी एटम का अगर न्यूक्लियर चार्ज अगर इंक्रीज होता है तो न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने के साथ साथ क्या होता है, उसके अंदर न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनके बीच में इन बिटवीन अट्रैक्शन बढ़ता है, ठीक है। क्या होता है सर, इन बिटवीन अट्रैक्शन होता है और उस अट्रैक्शन की वजह से न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने के साथ साथ, क्या बढ़ने के साथ साथ, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने के साथ साथ कंपोनेंट के अंदर इलेक्ट्रॉन टेंडेंसी, एक्सेप्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन टेंडेंसी जो होती है, इलेक्ट्रॉन
गेन टेंडेंसी वो भी क्या होती है सर, इंक्रीज होती है। और वो अगर इंक्रीज होगा तो कंपोनेंट का इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो होता है वो मोर नेगेटिव होगा। क्या होने वाला है, मोर नेगेटिव होने वाला है। समझाता हूं, समझना एक बार दोबारा से। मैंने क्या कहा, न्यूक्लियर चार्ज अगर बढ़ता है तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का वैल्यू भी मोर नेगेटिव होने वाला है। मतलब न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने के साथ साथ लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होगी। समझे? अब क्यों होगी समझाता हूं। नेगेटिव का मतलब क्या कह रहा है, निकलती है। क्यों होती है, निकलेगी कब, जब क्या होगा, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात की जाएगी। अरे हाँ या ना? तो अब आप देखो, जिस भी स्पीशीज का अंदर न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा है उसका मतलब उसके न्यूक्लियस और उसके आउटर मोस्ट के बीच के जो अंदर इंट्रैक्शन, जो इलेक्ट्रॉन का जो इंट्रैक्शन है वो कैसा है, यहाँ पर इन बिटवीन इंट्रैक्शन वो स्ट्रॉन्ग है, मजबूत है। तो अब जहां ऑलरेडी इंट्रैक्शन मजबूत है, अगर वो स्पीशीज अगर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करती है, क्या करती है, अगर वो स्पीशीज क्या करती है, इलेक्ट्रॉन को अगर एक्सेप्ट करती है, तो ड्यूरिंग द एक्सेप्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन वहां पर इंट्रैक्शन मजबूत होगा। मतलब एक तरीके से न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट के बीच में कोलिजन होगा, और कोलिजन होगा तो वहां पर एक तरीके से हम ये बोल सकते हैं कि लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी क्या होगी, वहां पर रिलीज होगी। क्या होगी वहां पर, एनर्जी रिलीज होगी। तो मतलब न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने के साथ साथ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का वैल्यू वो घटता है, मतलब मोर नेगेटिव होता है। मतलब लेफ्ट से राइट अगर हम बात करेंगे तो अभी आगे चल करके बता दूंगा मैं आपको, तो वहां पर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का वैल्यू भी क्या हो जाएगा सर, इंक्रीज होने वाला है। ये है पहला फैक्टर। एक बार नजर मारे इस पे, देखिए ठीक है। तो आई होप चीजें यहां तक क्लियर हो गई होंगी आपको। अब बात करते हैं हम दूसरे फैक्टर की। ठीक है, दूसरा फैक्टर अपने पास में है साइज ऑफ एटम की। हम बात कर लेते हैं कंपोनेंट के अंदर। ठीक है, तो सुनो अब। ठीक है, अब देखो इसी चीजों से मैं जोड़ता हूं। न्यूक्लियर चार्ज जिसका ज्यादा होता है उसका साइज छोटा होगा कि नहीं होगा, ओबियसली बात है, होने वाला है। बताता हूं, समझना देखना। सेकंड फैक्टर देखो, ठीक है। सेकंड फैक्टर क्या कह रहा है मेरे पास में, सेकंड वाला अपने पास में है यहां पर साइज ऑफ एटम। तो देखो साइज ऑफ एटम को लेकर के क्या कहानी है, समझाता हूं। बस साइज जिसका ज्यादा है, ठीक है, साइज अगर इंक्रीज अगर होता है तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू डिक्रीज होती है। इसका मतलब लेस नेगेटिव होती है, मतलब कम रिलीज होती है। अब ऐसा क्यों होता है कि साइज अगर बढ़ता है किसी भी एटम का साइज अगर क्या होता है, अगर इंक्रीज होता है तो उसके न्यूक्लियस और उसके आउटर मोस्ट के बीच का इन बिटवीन जो अट्रैक्शन है वो कैसा है, यहां पर वीक है। तो अट्रैक्शन अगर वीक है तो कॉमन सी बात है कि बाहर से एक्सेप्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन का टेंडेंसी, एक्सेप्टिंग ऑफ आउटर इलेक्ट्रॉन टेंडेंसी भी क्या होगी सर, वहां पर लेस होगी। और इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टिंग टेंडेंसी लेस क्यों है, क्योंकि वहां पर अट्रैक्शन कैसा है, वीक है। हमने न्यूक्लियर चार्ज के बारे में बात करी, तो न्यूक्लियर चार्ज के अंदर हमने क्या बात करी है कि न्यूक्लियर चार्ज में अगर क्या है अपने पास में, अगर ज्यादा है तो न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट के बीच का अट्रैक्शन भी क्या होने वाला है, वहां पर ज्यादा है। समझे मेरी बात को, क्या है वहां पर अट्रैक्शन ज्यादा है। तो अगर आप बाहर से कोई इलेक्ट्रॉन अगर डालते हो, ऐड करते हो, तो वो तुरंत क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। जैसे अट्रैक्ट करेगा तो वहां पर तुरंत लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी क्या होती है, रिलीज होती है। दूसरा टर्म मैंने किसकी बात करी, साइज की बात करी। साइज में क्या होता है, अगर साइज अगर ज्यादा है तो इसका मतलब न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट के बीच का अट्रैक्शन टेंडेंसी वीक हो गया। तो अगर आप उसको इलेक्ट्रॉन उसमें अगर ऐड करोगे तो जैसा इंट्रैक्शन न्यूक्लियर चार्ज में हो रहा था, मजबूत इंट्रैक्शन, वैसा यहाँ पर नहीं होने वाला है। क्यों नहीं होने वाला, क्योंकि अट्रैक्शन वीक है। तो आप दे तो दोगे पर अट्रैक्शन न्यूक्लियस के साथ में उतना मजबूत नहीं हुआ। अट्रैक्शन मजबूत नहीं हुआ तो एनर्जी भी क्या निकली, कम निकली। इसलिए यहाँ पर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का वैल्यू कैसा होता है सर, लेस होता है। तो यहाँ पर एक्सेप्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन टेंडेंसी लेस, तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का वैल्यू भी क्या होगा, यहाँ पर लेस नेगेटिव, मतलब कम निकलने वाली है। ये है दूसरा कॉन्सेप्ट।
साइज को लेकर के। समझे मेरी बात को? चीजें यहाँ तक क्लियर हो रही हैं, एक एक करके चीजें समझाए जा रहा हूँ मैं, समझते जाना। पीछे वाली वीडियो जिन बच्चों ने नहीं देखी, वीडियो देखे ताकि टॉपिक से कनेक्टिविटी बने। लिंक सबको पता है क्लास वाइज, ठीक है। तो ये बात करी हमने इसके अंदर। नेक्स्ट अपने पास में है थर्ड जो फैक्टर अफेक्टिंग अपने पास में है वो है यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। देखो भाई अब क्या है अपने पास में थर्ड, मैंने बताया था 3 चीजों पे डिपेंड करता है। थर्ड फैक्टर अफेक्टिंग अपने पास में क्या है? थर्ड अपने पास में है क्या? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एलिमेंट। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे कैसे डिपेंड करती बताता हूं। किसी भी एलिमेंट का, कोई भी अगर अपने पास में एलिमेंट है, उस एटम के अंदर अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन उसका हाफ फिल्ड है, मतलब उसकी ऑर्बिटल आधे भरे हुए हैं, या उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर फुली फिल्ड है, मतलब उसके ऑर्बिटल फुली फिल्ड भरे हुए हैं। मतलब अगर एस ऑर्बिटल की बात करूं तो ये उसका हाफ फिल्ड, फुली की बात करूं तो एस ऑर्बिटल ये फुली फिल्ड, पी की अगर बात करूं तो पी का ये हाफ फिल्ड है, और फुली फिल्ड की बात करूं तो पी का ये फुली फिल्ड है। समझे मेरी बात को? तो ये कहता है कि अगर किसी भी एलिमेंट का अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर हाफ फील्ड या फुली फील्ड अगर वेरी करता है तो उस दौरान, उस कंडीशन के अंदर उस एलिमेंट का इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होगा? लेस नेगेटिव होगा। क्या होगा? लेस नेगेटिव होगा, क्योंकि वहां पर हाफ फील्ड और फुली फील्ड होने की वजह से इनमें ऑलरेडी क्या प्रेजेंस होती है? एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी प्रेजेंस होती है। ये भी ऑलरेडी एक्स्ट्रा स्टेबल है, ये भी ऑलरेडी कैसा है? एक्स्ट्रा स्टेबल है। तो ये कभी नहीं चाहेगा कि मैं अपना कोई बाहर से एक इलेक्ट्रॉन ऐड करूं और अपनी स्टेबिलिटी को क्या कर दूं? लॉस कर दूं। तो अगर वहां पर अगर ये इलेक्ट्रॉन ऐड करता है तो वहां पर रिलीजिंग एनर्जी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का वैल्यू नेगेटिव होगा, ठीक है, मतलब कम निकलेगी, और वहां पर मतलब रिलीज एनर्जी कम होगी, और वहां पर अगर जबरदस्ती अगर आप दोगे तो रिक्वायर्ड एनर्जी क्या होगी? वहां पर हाई होने वाली है। समझे? तो हम एक तरीके से बोल सकते हैं खासकर फुली फील्ड और हाफ फील्ड के अंदर कि वहां पर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकता है, क्योंकि ये लोग ऑलरेडी स्टेबल हैं। अगर ये इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं तो कॉमन सी बात है ये अपनी स्टेबिलिटी को लॉस करेंगे, और कोई भी एलिमेंट अपना स्टेबिलिटी लॉस करना नहीं चाहेगा। अगर आप इनको जबरदस्ती इलेक्ट्रॉन अगर डोनेट करोगे, अगर देते हो, तो वहां पर ये इनको देने के लिए आपको लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड होगी। तो वहां रिक्वायर्ड एनर्जी जो है वो रिलीज एनर्जी कंपेयर में क्या होने वाली है? ज्यादा हो जाती है। इसलिए यहाँ पर हाफ फील्ड और फुली फील्ड के अंदर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का वैल्यू क्या हो जाता है? लेस हो जाता, नेगेटिव होता है। मतलब कॉमन सा मुद्दा ये है कि किसी भी एलिमेंट का अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हाफ फील्ड है उसके सब सेल, या फुली फील्ड है, तो उसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू क्या होने वाली है? लेस नेगेटिव होने वाली है। मतलब वहां पर एनर्जी कम रिलीज होगी, क्योंकि वहां पर न्यूक्लियस के साथ में अट्रैक्शन पॉसिबल नहीं है किसी भी एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन का, क्योंकि वो एलिमेंट ऑलरेडी कैसे हैं? एक्स्ट्रा स्टेबल है। तो यहाँ पर एनर्जी रिलीज टेंडेंसी क्या होगी? कम होगी। समझे? बल्कि रिक्वायर्ड ज्यादा हो सकती है, कम है। ठीक है। अब इन्हीं तीनों फैक्टर को समझने के लिए हम कुछ एग्जाम्पल की बात करते हैं। तो आई होप चीजें यहां तक क्लियर हो गई होंगी। फिर भी किसी को डाउट लगे तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, हम डाउट क्लियर करेंगे। ठीक है। तो मैं बात करता हूं आगे। ठीक है। तो अब है अपने पास में क्या सर? नेक्स्ट अपने पास में इंपॉर्टेंट ट्रेंड्स ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कुछ ट्रेंड्स, उन ट्रेंड के बारे में भी हम बात कर लेते हैं सर। देखो एक एक करके मैं सारे ट्रेंड पढ़ा देता हूं। ठीक है। अब किसकी बात कर रहा है? वो सर ट्रेंड्स की बात कर रहा है। तो पहला अपने पास में क्या है? पहला है हैलोजन हैव द हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन नेगेटिव। क्या कह रहा है? हैलोजन जो होते हैं उनकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो होती है वो हाईएस्ट नेगेटिव होती है। मतलब ये बोल सकते हैं मोर नेगेटिव होती है बाकी के अदर ऑफ ग्रुप ऑफ एलिमेंट के
कंपेयर में। समझे मेरी बात को, मतलब हैलोजन का इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हाईली नेगेटिव होता है। अब ऐसा क्यों होता है वो हमको बताते हैं, आपको देखना। और सर हैलोजन जो होते हैं उनका जनरल कॉन्फ़िगरेशन होता है NS2 का NS का 2 और NP का 5, ठीक है। अभी ये इनकम्प्लीट फील्ड है। अगर ये भाई साहब अगर एक इलेक्ट्रॉन गेन अगर करता है तो ये भाई साहब हो जाता है कंप्लीटली फील्ड। और कंप्लीटली फील्ड का मतलब इस भाई साहब के अंदर आ गई एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी। समझे मेरी बात को? तो ये कभी भी नहीं चाहेगा कि मैं इनकम्प्लीट फील्ड रहूं, क्योंकि इनकम्प्लीट में ये अनस्टेबल है। और अगर ये एक इलेक्ट्रॉन गेन करता है, यही तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है कि अगर एक इलेक्ट्रॉन गेन करने के दौरान कंपोनेंट अपने आप को स्टेबल कर लेता है, तो ये जरूर एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। और इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो यहां पर निकलने वाला इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का वैल्यू भी क्या होता है सर? मोर नेगेटिव होगा। दोबारा समझाता हूं, मैंने कहा कि हैलोजन की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू मोर नेगेटिव होती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हैलोजन जो होता है उनको स्टेबलाइज होने के लिए सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड होता है। तो इलेक्ट्रॉन अगर रिक्वायर्ड एक है तो वो तुरंत बाहर से अगर आपको उसको इलेक्ट्रॉन दोगे तो तुरंत उस इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? वो एक्सेप्ट करेगा। मतलब एक्सेप्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन टेंडेंसी इसकी क्या होने वाली है? हाई होगी। जैसे इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा तो वहां पर लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होगी और वो कंपोनेंट अनस्टेबल से क्या हो जाएगा? स्टेबल हो जाएगा। इसलिए यहाँ पर क्योंकि ड्यूरिंग द गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है? ये कंपोनेंट अपने आप को स्टेबल कर लेते हैं। इस वजह से यहाँ पर हैलोजन कंपोनेंट जो होता है उनके अंदर रिलीजिंग एनर्जी जो होता है बाकी के अदर ग्रुप ऑफ एलिमेंट के कंपेयर में क्या होती है सर? ज्यादा नेगेटिव होने वाली है, ठीक है। क्योंकि ये नोबल गैस के कंपेयर में ये क्योंकि ये कॉन्फ़िगरेशन कैसा होता है? नोबल गैस वाला होता है, स्टेबल होता है। समझे? तो ये इनको एक ही तो इलेक्ट्रॉन चाहिए और इलेक्ट्रॉन रेडी ये लेने के लिए रेडी बैठा है। तो जैसे इलेक्ट्रॉन दिखाओगे तुरंत एक्सेप्ट करेगा। एक्सेप्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन टेंडेंसी के दौरान जो एनर्जी रिलीज होगी वो कैसे होने वाली है? मोर नेगेटिव होने वाली है। इस वजह से हैलोजन जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होती है वो कैसी होती है सर? हाई होती है। सेकेंड टर्म अपने पास में है यहाँ पर कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी फ्लोरीन जो होता है, ठीक है। सेकेंड पॉइंट क्या कह रहा है अपने पास में? सेकेंड पॉइंट कह रहा है कि हैलोजन फैमिली के अंदर टॉप टू बॉटम आने पर साइज बढ़ने के साथ साथ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होनी चाहिए थी? लेस नेगेटिव होनी चाहिए थी। मतलब ऑर्डर ये होना चाहिए था, ये डिक्रीजिंग ऑर्डर होना चाहिए था इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का, ठीक है। पर एक्चुअल में ये ऑर्डर क्या है सर? गलत है। राइट ऑर्डर क्या है वो मैं बताता हूं। राइट ऑर्डर है कि सर यहाँ पर क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी मोर नेगेटिव होती है देन कंपेयर टू फ्लोरीन। ब्रोमीन की इनकी तो ऑलरेडी कम होनी, मतलब इनका तो साइज क्या है सर? लार्ज है। साइज लार्ज है तो लेस नेगेटिव होने वाली है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, ठीक है। अब करके सर यहाँ पर क्लोरीन की ज्यादा है और फ्लोरीन की क्या है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी? ये इंक्रीजिंग ऑर्डर, ये क्या है? डिक्रीजिंग है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का ऑर्डर। पर यहाँ देखो मैंने क्लोरीन की क्या दिखा दी है? ज्यादा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी देन कंपेयर टू फ्लोरीन। तो फ्लोरीन की जो होती है क्लोरीन के कंपेयर में इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी नेगेटिव, लेस नेगेटिव इसलिए होता है क्योंकि फ्लोरीन जो होता है वो वेरी स्मॉल साइज वाला होता है। वो साइज छोटा होने की वजह से इसकी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टिंग टेंडेंसी जो होती है क्लोरीन के कंपेयर में वो लेस होती है, ठीक है, कम करता है। क्योंकि ऐसा क्यों होता है? क्योंकि यहाँ इसके जो 2p सब सेल होते हैं उनका साइज जो होता है वो कैसा होता है? छोटा होता है। तो इन फ्लोरीन के 2p सब सेल का साइज छोटा होने की वजह से इनके अंदर इलेक्ट्रॉन जो एक्सेप्टिंग टेंडेंसी है वो घट जाती है। तो ये चाहकर भी इलेक्ट्रॉन गेन नहीं कर पाते हैं। कौन? फ्लोरीन, ठीक है। किसके कंपेयर में? क्लोरीन के कंपेयर में। तो क्लोरीन का अंदर 3p होता है, इसका 2p होता है। तो 3p का साइज बड़ा है तो उसमें एक्सेप्टिंग टेंडेंसी ज्यादा है, तुरंत लेगा, एनर्जी ज्यादा रिलीज करेगा। यहाँ पर एक्सेप्टिंग टेंडेंसी कम है क्योंकि 2p का साइज छोटा है, तो उसके अंदर इलेक्ट्रॉन तो फिर भी उसमें 5 है। बाहर से आप इलेक्ट्रॉन ले रहे हो तो आने वाला इलेक्ट्रॉन उसके अंदर स्मॉल साइज के अंदर पर्जम्स ऑफ इलेक्ट्रॉन के बीच में क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन होता है। पर हम देना चाह रहे हैं तो देने के लिए क्या होती है? एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। तो मतलब यहाँ भी क्या हो रहा है एक तरीके से कहीं ना कहीं रिक्वायर्ड एनर्जी का जो लेवल है वो कहीं ना कहीं अप हो गया।
अब वो रिक्वायर्ड एनर्जी का लेवल अगर अप होगा तो वो माइनस किस में से होने वाला है, गेन एंथैल्पी में जो रिलीज हो रही है उसमें से माइनस करना पड़ेगा आपको, मतलब वो घट जाएगी एक तरीके से। तो ये कहानी है इनको लेकर के, ठीक है। तो ये रीजन है। पूछेगा तुमसे को भी क्लोरीन का जो है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी फ्लोरीन से क्या होता है, मोर नेगेटिव होता है, या फ्लोरीन का कम होता है, क्यों होता है? तो फ्लोरीन के बारे में लिखना है कि इसका सर साइज छोटा होता है, साइज छोटा होने के साथ इसके 2p सबसेल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टिंग टेंडेंसी वो भी कम होती है, क्योंकि 2p का साइज छोटा होने की वजह से क्या होता है, एक्सेप्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन के बीच में क्या होगा, इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन क्रिएट होगा, और रिपल्सन क्रिएट होगा तो वहां पर रिक्वायर्ड एनर्जी जो होती है, लॉस ऑफ एनर्जी कंपेयर में क्या हो जाती है, कहने का मतलब कम हो जाती है, ठीक है। तो ये बात की हमने इसके अंदर, तो मिलते हैं।